गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0 कॉमा a डज नॉट इक्वल 0। इसका मीन्स है कि जिसमें केवल एक ही चर हो। चर क्या होता है? चर होता है x और y के रूप का। ठीक है ना? चर क्या होगा? x और y के रूप का। अचर होती हैं a, b या कोई भी नंबर हो। जैसे नंबर क्या हो सकता है 1 2 3। कुछ और एग्जांपल है, जैसे 2x - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कॉमा a कॉमा b डज नॉट इक्वल 0। यानी इस डज नॉट इक्वल्स का मीन्स होता है कि यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं रह सकती और यहाँ a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो इन समीकरणों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। किस किस तरीके से ये समीकरण गिवन हो, तो हम उनकी, क्योंकि ये समीकरण दे रखे हैं ना, तो चर वाले वो एक सरल रेखा के समीकरण होते हैं। कैसे होते हैं? सरल रेखा के समीकरण होते हैं। और उन रेखाएं कब वो प्रतिच्छेद करती हैं, कब वो समांतर होती हैं, या कब वो एक ही लाइन तैयार करती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। कैसे? देखो, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, दो चर वाले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं। अगर हम इनमें से x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1 पहली रेखा के लिए, दूसरी रेखा के लिए x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 एंड अचर पद c2 है। ठीक, ये बेसिक सी बातें थी। अब जानेंगे कब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं। कब काटेंगी? जब हम x के जो गुणांक हैं a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होते हैं b1 बट्टे b2 के। यानी हम x के दोनों रेखाओं के x गुणांकों का अनुपात और y गुणांकों का अनुपात निकालें, और वो गुणांक अगर बराबर नहीं आते हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। बात समझ में आ गई? कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी? जब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर है लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे इनको? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। बात समझ में आ गई? क्यों? कि जब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो होती है समांतर रेखाएं। अच्छा, एक और कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर हो जाए, क्या तीनों बराबर हो जाए? कि दोनों समीकरण में x के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, या अचर पद बराबर हो, तो वहां पे इनको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। यहां तक शायद किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम बेसिकली जानेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे इनके एग्जांपल्स करेंगे। पहले आप इन पॉइंट को नोट कीजिए क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले हम एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2।
ये कंडीशन थी प्रतिच्छेदी रेखाओं की। प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर नहीं है C1/C2, तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और जब तीनों बराबर होती हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब बताई थी समपाती होती हैं। समपाती। अच्छा, इनके अदरवाइज इनके अलग से एक और नाम होते हैं कि इनके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसके अद्वितीय गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? अद्वितीय। किसके? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 के। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल। तो पहले आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण जिनके निकाय के बारे में जांच कीजिए कि इसका अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है अथवा अनंत अनेक हल है, अनंत हल है या अनेक हल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को एक सही फॉर्म में लिखेंगे। वो फॉर्म क्या रहेगा? जैसे मैंने आपको बताया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में पहले इन समीकरण को लिखेंगे। ये हो जाएगा 7x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A1 की वैल्यू होगी 5, B1 की वैल्यू होगी 2 एंड C1 की वैल्यू होगी -16। A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू -4 एंड C2 की वैल्यू -2। अब इनकी तुलना करने के बाद हम इसको रखेंगे कैसे? A1/A2 के फॉर्मेट में। तो 5/7 इक्वल टू 2/-4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है। तो डज नॉट इक्वल यानी कौन सा फॉर्मेट है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसके अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी इसका मीन्स है कि इसके क्या हल है? अद्वितीय हल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 6/5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे। A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -16, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6/5 एंड C2 की वैल्यू -2। फिर वही क्रम A1/A2 का फॉर्मेट लो, इक्वल्स टू B1 2/6/5 इक्वल्स टू -16/-2। देखो इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 से कट गए 8 बार, 5 यहाँ आएगा, 2 से ये 1 बार, 2 का 3 बार कट जाएगा। तो 5 एकम 5, ये तो 5/3 है। यहाँ 5 एकम 5 होगा, बटे में 3 रहेगा, बराबर यहाँ 8 रहेगा, यानी ये बराबर नहीं है। तो फॉर्मेट कौन सा है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसे कंडीशन में होती हैं। अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं और इनके हल ही पूछेंगे तो इसके होंगे कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं मतलब ये समांतर रेखाएं होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार थर्ड है 5x प्लस 2y
-16 इज इक्वल टू 0 एंड ये 15/2 प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -16, a2 की वैल्यू 15/2 है, b2 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू 24 है माइनस। अब इनको भी सेम उसी फॉर्मेट में a1/a2 के 5/15/2 बराबर 2/3 बराबर 15 माइनस के 16/24 माइनस का। तो 2 का पहले 5 से 15 काट देंगे 3 बार, ये एक बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे 1/3 2/3, ये 2/3 हो जाएगा। 8 से कटेगा 2 बार, 8 से कटेगा 3 बार, माइनस माइनस प्लस यानी 2/3। ये सभी बराबर हो गए। बराबर का मीन्स क्या है, ये कैसा रेशियो है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का रेशियो है। तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं और इसके अनेक हल होते हैं। क्या होंगे, इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कि लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ये कैसा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो सबसे पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखोगे, x माइनस लैम्बडा बाई -2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब इनका अनुपात क्या है, अद्वितीय हल है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब इनकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, बराबर नहीं b1 की वैल्यू माइनस लैम्बडा, b2 की वैल्यू 2 है। तो एक्चुअली उसको सॉल्व करोगे तो देखो, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना समीकरण को, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे और माइनस से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से लैम्बडा का मान आएगा, लैम्बडा डज नॉट इक्वल -2/3। यानी इसका मीन्स क्या हुआ, लैम्बडा इसके अलावा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कोई ना कोई हल देगा, लेकिन -2/3 पर कोई हल नहीं देगा। -2/3 के अतिरिक्त लैम्बडा के प्रत्येक मान के लिए, लैम्बडा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए वो सत्य है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया, आप नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, इसका मीन्स है पहले कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड kx माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -10 एंड a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -7। अब a1/a2 बराबर b1/b2 रखेंगे, बराबर नहीं b1/b2। देखो a1 की वैल्यू है 4/k डज नॉट इक्वल 3/-8। अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी 32/3 माइनस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है
कि a का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निकाय 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 के अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो या अनेक हल हो, तो तीनों कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो 2x प्लस ए वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 2 होगी, b1 की वैल्यू a एंड c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -7। अब फर्स्ट केस इसमें रखेंगे हम कि कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है। पहले लेंगे हम अद्वितीय हल है, तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। a1 की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू a अपॉन -5 बराबर नहीं है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू होगी -10/3। a डज नॉट इक्वल -10/3। नेक्स्ट केस को सॉल्व करेंगे कि अगर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल कब नहीं होता कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 हो। तो a1 की वैल्यू है 2 अपॉन 3 इक्वल टू a अपॉन -5, a की वैल्यू रहेगी -10/3। और इसका थर्ड केस है, वो है कि अनंत हल है, अनंत हल है। अनंत हल में होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। a1 का मान 2, a2 का मान 3 बराबर a बट्टे -5, c1 का मान है -1 और c2 का मान है 3, c2 का मान है -7। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे, पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू रहेगी -10/3 एंड इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू रहेगी 5/7। तो यहाँ देखो a की वैल्यू बराबर नहीं है, तो a के किसी भी मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि p के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बट्टे a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू 4 और a2 की वैल्यू 2 डज नॉट इक्वल p अपॉन 2, यानी p की वैल्यू डज नॉट इक्वल 4 रहेगी, यानी p के अतिरिक्त, यानी p इज इक्वल टू 4 के अतिरिक्त अलावा कोई प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये इसके हल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 रहता है। a1 की वैल्यू k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू -k-3 अपॉन -k। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, k इक्वल टू 6। एंड अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन k इक्वल टू k -3 अपॉन k। इस k से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू k -3 यानी k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 6 के लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है, यानी बज्र गुणनखंड विधि से है, तो वो आपके सिलेबस से हट चुका है, उस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे। थैंक्स।